जी हां, भारत का प्रतिशोध। आखिर क्या है भारत का यह प्रतिशोध? किस तरह से भारत दो देश यानी दो मुल्क चीन और पाकिस्तान से जो खतरा उनको लगातार बना रहता है, भारत को उससे कैसे निपटेगा, उसकी तैयारी है। यह है ड्रोन, जो एक खास तरह का विमान जो नजर रखेगा चप्पे चप्पे की और कैसे भारत को शक्तिशाली बनाएगा। जी, ये है इस खास मकसद, इस पूरी कवायद का। खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखना हर भारतीय के लिए जरूरी है। हम पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए, उनकी नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए आसमान में उड़ता एक अचूक अस्त्र दिखाने जा रहे हैं। जी हां, यह अस्त्र न सिर्फ सरहद व रखवाली करेगा बल्कि घुसपैठ करने वालों को वहीं ढेर कर देगा। अमेरिका से हमारी दोस्ती की मिसाल बनने वाला यह अस्त्र, हमने प्रतिशोध शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस अस्त्र का नाम है एवेंजर। एवेंजर यानी प्रतिशोध। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये कारगर साबित होगा। जी हां, जिसका नाम है एवेंजर, इस अस्त्र का नाम है एवेंजर। चीन की चालाकियां हो या पाकिस्तान की नापाक साजिशें, सरहद का खतरा हो या जंगलों में छिपे आतंकवादी, अब आसमान से ही लेगा भारत इंतकाम। न लड़ाकू विमान, न तोपखाना, न फौजी, न टैंक, न कमांडो, ये आसमान से ही लेगा हर हमले का मुंह तोड़ बदला। आ रहा है भारत का प्रतिशोध। भारत पाकिस्तान से लगी सरहद, रात का वक्त, चोरी छिपे पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की तैयारी में। उसी वक्त अचानक न मालूम कहां से इन आतंकवादियों पर बम बरसने लगे। ये था घुसपैठियों से प्रतिशोध। आसमान में घूमता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्त्र। Target area is clear. Lightning 26, engaging bogies north 60 miles. दूसरा दृश्य, भारत चीन की सरहद, लद्दाख का कोई निर्जन इलाका। चीन के फौजियों की घुसपैठ, चोरी छिपे अपना बेस बनाने की तैयारी। चीनियों ने भारत में घुसकर अपना तंबू तान लिया, तंबू में संचार उपकरण लगा दिए। उसी वक्त उनके सारे संचार उपकरण जाम होने लगे। न कोई संदेश उन्हें मिल सका, न वो कोई संदेश अपने मुल्क भेज पाए। और जब तक वो कुछ समझ पाते, हिंदुस्तानी फौजी उनके सामने आ डटे। चलो निकलो यहाँ से, खाली करो हमारा इलाका। ये भी था चीनी घुसपैठ से हमारा प्रतिशोध। आसमान में घूमता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्त्र। अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के तमाम इलाके भी इस अस्त्र की नजर में रहेंगे। ये भारत का संहारक होगा, देश के दुश्मनों की अकल ठिकाने लगाने का काम करेगा। ये लड़ाकू विमान मिराज से भी ज्यादा कारगर होगा। यह है मिसाइलों और बमों से लैस एवेंजर प्रीडेटर सी ड्रोन, यानी आसमान में घूमता हुआ काल। भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये जो अनमैन्ड हवाई जहाज होते हैं, ये आतंकवादी और घुसपैठियों को आसानी से मार गिरा सकते हैं। और इसके द्वारा भारत दुश्मन की सीमा के अंदर भी जो आतंकवादी हों उन पर हमला बोल सकता है। समझा जा रहा है कि ड्रोन यानी आसमान में उड़ते पायलट रहित छोटे विमान ही भविष्य हैं। आने वाले सालों में ये पायलट रहित विमान ही युद्ध करेंगे, दुश्मन पर विनाश बरसाएंगे। फिर भी भारत ने अपने ड्रोन बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन के अपने बनाए ड्रोन न सिर्फ हवा में उड़ने लगे बल्कि हमलों में भी कारगर साबित होने लगे। दोनों मुल्क अपने ड्रोन विकसित करने का दावा कर रहे हैं और भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। भारत इसी साल 7 सितंबर को बेतरह चौंका जब पाकिस्तान ने अपने हमलावर ड्रोन बुर्राक को कामयाबी से उड़ाया और उससे हमला तक करवाया।
गौर से देखिए पाकिस्तानी फौज का ये वीडियो। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल रहील शरीफ एक खास कंट्रोल रूम में दिख रहे हैं। किसी अज्ञात जगह पर मौजूद ये कंट्रोल रूम पाकिस्तानी एयरफोर्स का है। यहीं से पाकिस्तान ने मिसाइल और बमों से लैस अपने ड्रोन बुर्राक को उड़ाया। उससे एक असली निशाना दिया गया। शवाल घाटी में 3 आतंकवादियों को मारने का मिशन दिया गया। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में वही शवाल घाटी है जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खासा असर है। बुर्राक उड़ा और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए उसने मिसाइल के वार से ये मिशन पूरा किया। पाकिस्तान गदगद हो उठा, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने शक जताया। कहा कि चीन का ड्रोन और पाकिस्तान का बुर्राक काफी कुछ एक जैसा ही नजर आता है। कहीं ये मेड इन चाइना ड्रोन तो नहीं? हमने कल्पना भी नहीं की थी कि बुर्राक ड्रोन की जमीन पर निशाना साधने की क्षमता और उसे कंट्रोल करने वाला कमांड सेंटर इतना ज्यादा आधुनिक होगा। लग रहा है कि बुर्राक पर चीन का असर है। लग रहा है कि बुर्राक के लिए पाकिस्तान को काफी मदद और इनपुट दिया गया है। ये शक पाकिस्तान में ड्रोन बनाने वालों के काम को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये इसीलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि उसके पास इतना उन्नत ड्रोन बनाने की तकनीक और क्षमता है। ये हम में से किसी को आज तक पता नहीं था। भारत के लिए पाकिस्तान का बुर्राक ड्रोन चिंता की वजह है, क्योंकि बुर्राक ही नहीं, पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसका नाम है शाहपार। शाहपार भी बुर्राक ड्रोन की तरह मिसाइल और बम ले जा सकता है और फायर कर सकता है। भारत के लिए चिंता की वजह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिश के सबूत मिलते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन दरअसल चीन के CH-3 ड्रोन से ही विकसित किए हैं और ये सब चोरी छिपे किया गया, क्योंकि चीन ने अपने ड्रोन बनाने का लाइसेंस कभी पाकिस्तान को नहीं दिया। वैसे भी किसी भी देश को दूसरे देश से ड्रोन खरीदने के लिए एक संधि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम पर दस्तखत करने पड़ते हैं। न पाकिस्तान इस संधि का सदस्य है, न भारत। सो ये काम पाकिस्तान दुनिया की आंखों से छुपा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका का एवेंजर ड्रोन बेहद घातक अस्त्र है। जाहिर है भारत के पास ये ड्रोन आ गया तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी। ये भविष्य के युद्ध के हथियार है। ये ऐसा ड्रोन है जो मिसाइल फायर करता है, दुश्मन पर लेजर के जरिए बम गिराता है। इतना ही नहीं बल्कि दुश्मन के रडार को जाम भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन अपने लेजर से दुश्मन की उड़ती मिसाइल को भी नाकाम कर सकता है। भारत ने ड्रोन की अपनी फौज तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कोशिश के तहत भारत ने इजराइल से भी संपर्क साधा था। इजराइल का सबसे घातक ड्रोन भारत की झोली में गिरने वाला है। आखिर कैसा होगा भारत का प्रतिशोध? ये प्रतिशोध हवा में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हिंदुस्तान की धरती पर पैनी नजर रखेगा। एक बार में ये जेट विमान की रफ्तार से 20 घंटे लगातार उड़ सकता है और प्रतिशोध के लिए 3,500 पाउंड वजन की मिसाइलें और बम ले जा सकता है। यानी ये होगा भारत का असली विनाशक। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स का बनाया एवेंजर प्रीडेटर C ड्रोन, वो ड्रोन जो अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का सफाया कर रहा है। क्या ये अमेरिकी ड्रोन अब हिंदुस्तान की शान बढ़ाएगा? इसे फास्ट किलिंग मशीन कहा जाता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग का कहना है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए एवेंजर ड्रोन घातक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि अक्सर सरहद के झगड़े करने वाला चीन भी भारत के पास ये ड्रोन आने के बाद से घुसपैठ से बचेगा। अमेरिका से प्रेडेटर लोन लेता है तो कैपेबिलिटी ऑफ जो है भारत के फौज की जो कैपेबिलिटी है वो हम बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। जाके उसको मॉनिटर करने के लिए एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर और POK के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की सोच के पीछे अमेरिका के साथ लगातार सुधरते रिश्ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पिछले 2 सालों में खासा बढ़ा है। जिस रफ्तार से भारत और अमेरिका के रिश्तों में मधुरता आई है वो हैरत में डालता है। कुछ सालों के भीतर ही भारत ने अमेरिकी हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं और आज की तारीख में भारत अमेरिका से बेहद उन्नत सैन्य तकनीक का ग्राहक बन चुका है।
अमेरिका से एवेंजर प्रीडेटर सी ड्रोन खरीदने से पहले भारत को 34 देशों के संधि समूह का हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत को इस ग्रुप में शामिल करने की हामी भर दी है, लेकिन अब भी ये समझदारी कागजों तक नहीं उतर पाई। भारत के पास पाकिस्तान और चीन के सामने डटकर खड़ा होने के लिए ऐसे घातक ड्रोन्स की फौज चाहिए। भारत को पाकिस्तान और चीन के सामने डटकर खड़ा होने के लिए इस वक्त ऐसे घातक ड्रोन्स की फौज चाहिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि उसके पास इस वक्त हमला करने वाले ड्रोन नहीं हैं। भारत के पास सिर्फ 2 ही ड्रोन हैं, जो सरहद के ऊपर उड़ते हुए सिर्फ फोटोग्राफी खींच पाते हैं। तो क्या वाकई में भारत इस क्षेत्र में पिछड़ चुका है? नॉट ए वेरी, ये ड्रोन जो है इतना इफेक्टिव, यदि वॉर होती है तो इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाता है, सिर्फ रेकी और फोटोग्राफी के लिए काम होता है। तो हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, दूसरी चीज़ें से भी है जिससे कि हम इसको हासिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई शुरू होने से या कोल्ड वॉर के टाइम पे इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जाता है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले $400 मिलियन का एक बड़ा सौदा मंजूर किया है। भारत इजराइल का बेहद घातक हेरॉन ड्रोन भी खरीदने वाला है। भारत कुल 10 ऐसे ड्रोन इजराइल से खरीद रहा है जो मिसाइल से मारने की क्षमता रखते हैं। तो अगर हमारे देश के पास अमेरिका और इजराइल दोनों के ड्रोन्स आ गए, तो फिर पाकिस्तान के बुर्राक या चीन के ड्रोन के मुकाबले भारत की ड्रोन फौज ज्यादा घातक और कारगर होगी। दोनों ही ड्रोन के कमांड सेंटर सरहद के पास तक बनाए जा सकते हैं। बेहद आसानी से दोनों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इनके आने से न सिर्फ सरहद की 24 घंटे की निगरानी हो पाएगी, बल्कि जंगलों में छुपकर मुठभेड़ कर रहे आतंकवादियों पर सीधे मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। आसमान से भारत अपने किसी भी दुश्मन से प्रतिशोध ले पाएगा। भोपाल से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। तो ये बात थी एवेंजर यानी प्रतिशोध की। और अब बात पंजाब के बिगड़ते हालात की। आज अलग अलग सिख संगठनों ने सरबत खालसा का आयोजन किया। सिखों की सबसे बड़ी पंचायत कहे जाने वाले सरबत खालसा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का नया जत्थेदार बनाने का ऐलान किया गया। हवारा फिलहाल जेल में है। यही नहीं, ऐसे कई और फैसले लिए गए जिससे पंजाब और केंद्र सरकार दोनों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। पूरे अमृतसर में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां गश्त कर रही थी, क्योंकि कुछ सिख संगठनों ने सरबत खालसा बुलाई। क्यों बुलाई गई थी ये बैठक, ये बताएंगे आप, लेकिन पहले जरा इस बैठक में हुए कुछ फैसले सुनो। इस सरबत खालसा में अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को नया जत्थेदार बना दिया गया है। हवारा फिलहाल जेल में है, तो उसकी जगह अभी कोई और काम संभाले। इसी सरबत खालसा में पंजाब के DGP KPS गिल और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सिख नरसंहार का दोषी करार दिया गया। उन्हें 30 नवंबर को अकाल तख्त में पेश होने का आदेश भी दिया गया। अमृतसर में बुलाई गई सरबत खालसा में देश विदेश के सिख पहुंचे थे। अकाली दल इस सरबत खालसा को सियासत करार दे रही है, जबकि SGPC का कहना था कि सरबत खालसा सिर्फ अकाल तख्त के जत्थेदार ही बुला सकते हैं। लेकिन सरबत खालसा बुलाने वाले संगठनों का कहना था कि वो अकाल तख्त से सियासत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना के बाद से पिछले कुछ दिनों से पंजाब सुलग रहा है। सरबत खालसा बुलाने वाले संगठन इस पर अकाली सरकार के रुख से बेहद नाराज थे। यही नहीं, उनकी नाराजगी इस बात से भी थी कि आखिर अकाल तख्त ने गुरु गोविंद सिंह के अपमान के आरोपी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को क्यों और कैसे माफ कर दिया। लिहाजा सरबत खालसा में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फख्र कौम, पंथ रत्न और SGPC अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ को दिए गए शिरोमणि सेवक खिताब को वापस लेने का भी ऐलान किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सिखों के बड़े हिस्से में जत्थेदारों के खिलाफ गहरी नाराजगी है। यही वजह है कि सरबत खालसा में दमदमा साहिब और केसगढ़ साहिब के जत्थेदारों को बदलने का फैसला लिया गया। फिलहाल इन फैसलों पर SGPC के रुख का इंतजार है। बुधवार को सरबत खालसा के नियुक्त जत्थेदार अकाल तख्त पर जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि हालात बिगड़ सकते हैं। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN7।
और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से ठीक पहले मोदी सरकार ने एफडीआई नियमों में राहत के जरिए बड़े रिफॉर्म की तैयारी की है। सरकार ने 15 सेक्टरों में एफडीआई निवेश बढ़ाने के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई निवेश के लिए एफआईबीपी की मंजूरी के नियमों में छूट दी है। पहले 3,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई निवेश के लिए एफआईबीपी की मंजूरी जरूरी थी। आर्थिक सुधार को गति देने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों में आमूल-चूल बदलाव का ऐलान किया है। 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश को और आसान बना दिया गया है। सरकार का मानना है कि नियम आसान होने से इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ेगा। अब 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली विदेशी कंपनी को सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। विदेशी निवेशक 15 क्षेत्रों में सीधे भारतीय बाजार में निवेश कर सकेंगे। कृषि, रक्षा, विमानन और प्रसारण से लेकर उत्पादन और निर्माण के क्षेत्रों में नियमों को सरल बना दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में 49% का विदेशी निवेश बिना सरकारी इजाजत से किया जा सकेगा। गैर खबरिया टीवी चैनलों में विदेशी निवेश 100% कर दिया गया है। खुदरा व्यापार में ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई है। नियमों में बदलाव से विदेशी निवेशकों को लाल फीताशाही से नहीं उलझना पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए आज का रिफॉर्म एक उदाहरण है। सरकार देश की तरक्की और सुधार के लिए कटिबद्ध है। निवेश और पूंजी होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तो तभी है स्वाभाविक कि व्यवसाय बढ़ पाएंगे, रोजगार बढ़ पाएंगे। ये एक बड़ा ही मेजर अनाउंसमेंट आया है कि 15 सेक्टर, करीब 15 सेक्टर, डिटेल अभी भी हम अवेट कर रहे हैं कि 15 सेक्टर में एफडीआई का मार्ग खोल दिया है उन्होंने। तो मैं मानता हूं कि अगर ये एक पहला स्टेप है तो आने वाले दिनों में उसकी इम्पैक्ट पॉजिटिव आने को देखने को मिलेगी। जानकारों का कहना है कि बिहार चुनाव के समय से ही बाजार धीमा था और बिहार में बीजेपी की हार के बाद निवेशक सशंकित हो रहे थे। अब सरकार बाजार में नई ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के फैसले को तीखी नजर से देख रहा है। इसमें ये एक शक होता है कि भारत के अपने निहित स्वार्थ की जगह जो विदेशी कंपनियां हैं और विदेशी सरकारें हैं, उनकी आर्थिक स्वार्थ की शायद ज्यादा चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत लगातार विदेशी निवेश के लिए बेहतर स्थान प्राप्त कर रहा है। हाल के दिनों में विदेशी निवेश में 40% की बढ़ोतरी हुई है। नियमों में जटिलता की वजह से अक्सर विदेशी निवेशक भारत आने से परहेज करते थे, लेकिन नियम सरल होंगे तो भारत में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। हार पर हाहाकार। जहां बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी की बुजुर्ग ब्रिगेड हरकत में आ गई है। बुजुर्ग ब्रिगेड यानी लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी और शांता कुमार ने आज मुलाकात की और बाद में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि दिल्ली की हार से हमने कोई सबक नहीं लिया है। यह कहना है कि बिहार की हार के लिए सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। दरअसल यह कह रहा है कि हार के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। साफ है कि अगर पार्टी जीतती तो जीत का सेहरा अपने से बांधने वाले अब इतनी बुरी हार का दायित्व लेने को कतई तैयार नहीं है। इस हार का मुख्य कारण पार्टी का प्रभावहीन होना है। इस हार का गहन समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि पार्टी कैसे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में सिमट चुकी है। पार्टी में सहमत के संस्कार खत्म हो चुके हैं। यह समीक्षा वो लोग कदापि ना करें जो बिहार चुनाव प्रचार का प्रभार संभाल रहे थे और जो प्रचार के जिम्मेदार थे। और आज अभी रात 9 बजे में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBN 7 पर। खबरों का दौर लगातार जारी है।